नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हमारे प्राइम एजेंडा पे ये 6 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं डिटेल में। यूएस ट्रेड टॉक्स जो है उसको लेके क्या डेवलपमेंट हो रही है, व्हाट आर द इश्यूज, उसको देखा जाएगा। इंडिया चाइना रिलेशन के अंदर काफ़ी कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको हमें समझना ज़रूरी है। एंड देन सीएजी अपॉइंटमेंट को लेके जो है पिटीशन फाइल की गई है कोर्ट के अंदर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगी उसको देखेंगे। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वीट पे क्या पड़ेगा। देखिए, लास्ट ईयर भी जो है हमारा वीट प्रोडक्शन थोड़ा घटा था और इस साल भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज फेब्रुअरी मंथ काफ़ी गर्म रहा है, ठीक है ना। और इससे जुड़ी चीज़ समझेंगे। इंडिया तालिबान रिलेशन, तो क्या हमें तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, या क्या जो तालिबान के फंक्शनरीज हैं उनको एज एन एम्बेसडर इंडिया को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इसको देखेंगे। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से जुड़ी बातों को समझेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और फ्रंट पेज पे अगर आप देखेंगे, सो यूएस ट्रेड डिस्कशंस जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, ये चीज़ हाईलाइट की गई है। अब यहाँ पे एक जो स्कीम है उसको लेके मुद्दा बना था, तो हमें पता है कि हम चाहते हैं टेस्ला इंडिया में आके जो है काम करे, इंडिया में आके इन्वेस्ट करे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएगी और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये तब होगा अगर हम टेस्ला को फैसिलिटेट करेंगे, या तो हम उनको टैक्स ब्रेक दे सकते हैं या थोड़ा ड्यूटी उनके ऊपर जो लगती है उसको थोड़ा कम किया जाए। तो ये मेजर मुद्दा है। अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए हमारे यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, दैट इज स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स, एसपीएम ईपीसी बोलते हैं इसे। आइडिया यही है कि इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो, क्योंकि फ्यूचर ई व्हीकल के अंदर है और हम चाहते हैं कि इंडिया शुड बिकम हब, एक बहुत बड़ा हब हम बने। एंड इन दैट डायरेक्शन वी ऑलरेडी हैव दिस स्कीम। अब यहाँ पे क्या प्रोविजन है, देखिए, अगर आप यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट लगाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी 100% कार आप यहीं से बनाइए, मतलब मेटल भी यहीं से प्रोक्योर कीजिए एंड ऑल। हम यहाँ पे अगर आप असेंबलिंग यूनिट भी इंडिया में लगाते हैं, तो उस केस के अंदर जो इंपोर्ट जो कस्टम ड्यूटी होगी वो जो है 15% लगेगी सिर्फ। वैसे नॉर्मल अगर आप फुल फ्लेजेड कार लेके आते हैं तो दैट इज़ 70% कस्टम लगती है, लेकिन इसको हमने कम किया हुआ है अगर आप इंडिया में आके ही जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन क्या है, देखिए, 3 साल के अंदर अंदर इस स्कीम के अंदर आपको मिनिमम 25% इंडियन कंपोनेंट जो है वो आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में होना चाहिए। 5 ईयर्स के अंदर 50% मिनिमम इंडियन जो है प्रोडक्ट, इंडियन पर्टिकुलर वैल्यू एडेड जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए। ये हमने कंडीशन इस पे ऐड की है और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर आप रॉ मटेरियल की बात करें, सो दैट विल बी अवेलेबल रिलेटिवली चीप। यू टॉक अबाउट लेबर, दैट विल बी रिलेटिवली चीप। तो ये एक अच्छा, किसी भी कंपनी को एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, ठीक है। सभी लोग इसमें जो है इंटरेस्टेड होंगे और टेस्ला भी इंटरेस्टेड होगा यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर, यू कैन से, प्रोड्यूसिंग और दैट वी आर पुटिंग अप टू देम। अब इसके अंदर एक बात है कि ट्रंप इज नॉट हैप्पी विद दीज डेवलपमेंट्स। ट्रंप को ऐसा लगा कि अगर टेस्ला इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो ये यूएस के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को लेके पॉइंट आउट भी किया है, बट दिस इज हाउ द बिजनेस रन्स, बिजनेस तो ऐसे ही चलता है। तो अब आगे देखिए, तो इंडियाज गुड्स ट्रेड डेफिसिट एट 42 मंथ लो। क्यों लो हुआ, तो इस बार जो रीज़न बताया जा रहा है कि एक तो हमने सोना कम खरीदा है और दूसरा क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में कमी आई है। अब देखिए, क्रूड ऑयल इंपोर्ट के अंदर ये थोड़ा अलार्मिंग भी हो सकता है, क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दिस कुड बी अलार्मिंग, बिकॉज ये रिसेशन की शुरुआत आप बोल सकते हो सकती है, बिकॉज यूएस इज ऑलरेडी अंडर अ, यू कैन से, देयर इज अ थ्रेट कि भी वहाँ पे रिसेशन आ सकता है। नाउ सेम थिंग कैन बी एप्लीकेबल हेयर इन इंडिया। इंडिया में भी रिसेशन जैसे हालात बन सकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है कि हमने क्रूड इंपोर्ट कम कर दिया। आपने कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू नहीं किया क्रूड का, ये बात समझना है। इसका मतलब ये है कि आपकी डिमांड में डिप आ रहा है, ठीक है ना। दैट इज़ वन थिंग, हमारी डिमांड में जो है वो डिप आया। अच्छा, दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब व्हेन यू कैन से वी वर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, सो वी माइट हैव गॉन फॉर ओवर बाइंग। ऐसा भी हो सकता है कि रशिया में सस्ता दे रहा था तो हमने तेल जो है
ओवर बाय कर लिया हो पास्ट के अंदर, इस वजह से भी अब जो है क्रूड इंपोर्ट थोड़ा कम हो गया है। सो दिस इज़ द मेजर रीज़न। बाकी गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली और इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हैं, तो हमारी पेइंग कैपेसिटी उतनी ना हो, दैट्स वाई यू कैन से थिंग्स आर लाइक दिस, और हमने थोड़ा सोना कम इंपोर्ट किया है, ठीक है। और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि आपने सोना कम इंपोर्ट किया है, इस वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहे हैं अभी इस समय। सो दिस इज़ द बिग डिबेट। अब यहाँ पे आप देखिए, इंडिया एंड न्यूजीलैंड टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस सिक्योरिटी टाइज, दिस इज व्हाट यू कैन से बोथ द कंट्रीज आर थिंकिंग हियर। अब यहाँ पे मेजर पॉइंट जो समझना है वो ये है कि भाई आपका जो बायलेटरल ट्रेड है ना वो बहुत कम है, और देर इज़ अ गुड पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे। हमारे जो मेजर कंसर्न्स हैं न्यूजीलैंड या किसी भी कंट्री के साथ, दैट इज़ यू कैन से खालिस्तान बेस्ड जो आउटफिट्स हैं, खालिस्तान बेस्ड जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी चल रही है, दैट इज़ द मेजर कंसर्न फॉर अस, और हमने कई जगहों पे उस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के केस में भी दैट इज़ वन सच मेजर इशू। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, नाउ इंडिया इज़ द मेजर सोर्स ऑफ यू कैन से लेबर, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से जो है न्यूजीलैंड जाते हैं। सो वी डू नो दिस थिंग, ये हमें मालूम है यहाँ पे। सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, उनको भी ये चीज़ पता है। सो दिस वॉज द आइडिया। अब देखिए आगे चलते हैं यहाँ पे, तो यूएस अर्ज्ड टू डिक्लेयर सिख फॉर जस्टिस एज टेरर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज व्हाट वी हैव टोल्ड टू द यूएस नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड कि भाई सी कंट्रीज दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ जहाँ पे भी जो सेपरेटिज्म है, आप किसी सेपरेटिस्ट को अपने यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हो। अगर आप ऐसा दे रहे हो देन यू कैन नॉट एक्सप्लोर यू कैन से गुड इक्वेशन विद दैट कंट्री, बिकॉज अगर आप किसी के डिसइंटीग्रेशन के लिए आप एक तरीके से फैसिलिटेशन कर रहे हो, देन हाउ कैन दैट कंट्री विल हैव गुड इक्वेशन विद यू। सो ये चीज़ हमने क्लैरिटी के साथ बताई है कि दैट डू टेक सम एक्शन, दीज आर द फ्रिंज ग्रुप्स, और उसका नुकसान हमें यहाँ पे इंडिया में होता है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे हाईलाइट की है। ओके अब देखिए यूएस के ऊपर अगर क्वेश्चन की बात करें तो देयर वाज दिस क्वेश्चन, ये जो है 2023 प्रीलिम्स का सवाल है। तो उन्होंने कहा कि यूएस और यूरोप ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल लॉन्च की है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यूएस एंड यूरोप ये क्लेम करते हैं कि इस पर्टिकुलर काउंसिल के थ्रू वो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोडक्टिविटी को अपने अंडर कंट्रोल में लेके आएंगे। नाउ अब ये स्टेटमेंट एब्सर्ड हो गई, किसी भी चीज़ को आप कैसे कंट्रोल में लेके आइएगा, ठीक है ना। अब ये काउंसिल जो है इन्होंने बनाई तो है, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बिल्कुल बनाई है, तो ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेटिंग फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करने वाले हो। यहाँ पे किसी चीज़ को कंट्रोल करने की बात नहीं की गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। कंसिडरिंग दिस सी इज द आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल आप देखिए 2014 प्रीलिम्स का है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज इन्वॉल्व्ड, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। क्या गदर पार्टी के केस में क्या उनका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में होता था, ये सवाल है। तो अब यहाँ पे आप इस चीज़ को देख लीजिए। सो गदर पार्टी वॉज पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स बाय माइग्रेटेड इंडियंस, और बेसिकली पंजाबी इमिग्रेंट्स थे इसके अंदर जो वहाँ पे एक्टिव थे, और वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जो है ये एक तरीके से इस पार्टी को रन किया करते थे। नाउ गदर पार्टी वॉज ओरिजिनली नोन एज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है। तो लाला हरदयाल ने ये बनाई थी, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इसका नाम हुआ करता था ओरिजिनली। इसके साथ और भी लोग एसोसिएटेड थे, संत बाबा वसाखा, देन बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह, सोन सिंह बखड़ा। सो ये सब जो है ये प्रोमिनेंट नेम्स हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ओके। एंड दे हैड देयर हेडक्वार्टर इन सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज करेक्ट, वहाँ पे जो है अपना हेडक्वार्टर इनका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देन यू कैन से मूविंग टॉपिक इज इंडिया चाइना रिलेशन, ओके। तो इन द मीन टाइम कुछ छूटा तो नहीं है, या डायरेक्टली सीधा इंडिया चाइना रिलेशन पे चलते हैं। सो देयर इज़ दिस न्यू थ्रस्ट दैट वी हैव सीन, काफ़ी नई चीज़ हमने सीखी है, समझी है यहाँ पे। तो हमारा जो बॉर्डर के ऊपर टसल चल रहा था वो थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, लेकिन एक बात समझनी है आपको, टिल द टाइम योर बॉर्डर इज़ नॉट सेटल्ड, ठीक,
ये मुद्दा एज इट इज चलता रहेगा। तो जब तक आपका बॉर्डर सेटल नहीं होता ना, कभी कभी नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनी टाइम चाइना कैन अगेन यू कैन से क्रिएट ट्रबल फॉर यू। सो वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना, बट डेफिनेटली बीइंग अ गुड नेबर वी हैव टू मेंटेन गुड इक्वेशन विद देम। तो आपको रिलेशन तो अपने अच्छे रखने ही हैं, इसके अंदर कोई दो राह नहीं है, लेकिन आपको साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन भी रखनी है, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइनीज। तो ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में बिल्कुल है यहाँ पे। ओके, अब अगर आप देखें तो चाइना की इंपॉर्टेंस क्या है। सो यस, वी डू मेंटेन समवेयर अराउंड 120 बिलियन डॉलर के अराउंड का आपका बायलेटरल ट्रेड आप रखते हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इशू मेजरली क्या होता है, तो इशू इज़ ट्रेड डेफिसिट। ठीक, बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स का। और वी डू वांट कि भी चाइना जो है हमें मार्केट एक्सेस दे, बट चाइना दे से दैट कि भी ठीक है आप आइए करिए बिजनेस, बट उतना अच्छे से चीज़ें वहाँ पे नहीं की जाती हैं। तो इस वजह से इंडिया को मार्केट भी नहीं मिलती है। सो दैट इट सेल्फ बिकम्स अ मेजर इशू फॉर अस। बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए वो होता है यहाँ पे। चलिए अब आगे इस चीज़ को देखते हैं। तो मेंस 2016 का ये सवाल है, ये कह रहा है कि भाई साउथ चाइना सी हैज़ अज्यूम्ड ग्रेट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। बिल्कुल सही। तो ग्रेट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस साउथ चाइना सी का क्या है, तो एज यू कैन सी दिस मैप हेयर, तो दिस इज साउथ चाइना सी। देखो इंडिया का जो मर्केंडाइज ट्रेड, अगर मैं बात करूं गुड्स की बात करूंगा, मर्केंडाइज ट्रेड की बात करूंगा, सो 90% ऑफ आर मर्केंडाइज ट्रेड, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इज थ्रू सी रूट। ये बिल्कुल सी रूट के थ्रू होता है। ठीक है, सो इसलिए जहां जहां पे भी सी लेन्स की बात आती है, वेर एवर वी हैव यू कैन से ओपन सी लेन का सवाल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वट एवर इज हैपनिंग इन साउथ चाइना सी, दैट इट सेल्फ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड देन दिस बेल्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये वियतनाम के पास वाला एरिया है। ठीक है, वियतनाम के थ्रू हम जाके यहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन चाइना उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता। हम चाहते हैं कि हम मिनरल्स जो हैं यहाँ से निकालें और इंडिया लेके आएँ। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है ये एक इशू रहता है। अब चाइनीज़ दे आर नॉट हैप्पी अगर हमारे यहाँ पे ONGC विदेश का कोई शिप जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करता है। तो ये एरिया भी आपको थोड़ा समझना होगा, ये इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब यहाँ पे अगर आप आगे देखिए तो एट प्रेजेंट थोड़ी सिचुएशन जो है ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ टिल द टाइम ये बॉर्डर इशू इज़ नॉट रिजोल्व। अब देखो इंडिया और चाइना के केस में मुद्दा ही यही बनता है कि एकदम से एक्टिव हो जाता है बॉर्डर एरिया, और अब जो है हम पैसिविटी में चले जाते हैं कि ठीक है अगली जनरेशन देखेगी। नाउ वी कैन नॉट डू दैट, वी हैव टू बी डिसाइसिव। आपके पास मौका है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। डोंट लीव थिंग्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। ओके, आप बिल्कुल इसको ठीक कर सकते हैं। देन यू टॉक अबाउट यू कैन से, अगर हम हिस्ट्री के सवाल को देखें तो ये सवाल देखिए क्या है, 2018 मेंस का सवाल है। ये कहता है कि भी असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स। ओके, तो चाइनीज ट्रैवलर में दो नाम आते हैं, तो वन इज़ फाइन एंड अदर इज़ ह्यूनसैंग। ठीक है, तो ये हमें दोनों नाम याद रखने हैं। ह्यूनसैंग ही वॉज देयर समवेयर अराउंड 7th सेंचुरी, और फाइन वॉज देयर इन इंडिया अराउंड 5th सेंचुरी। तो ये आए थे, और इनके डॉक्यूमेंटेड जो अकाउंट्स हैं उनसे हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगता है। सो ये पता होना चाहिए आपको। देन फाइन इफ़ यू टॉक अबाउट, ही केम ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त, यू कैन से मौर्य, नॉट मौर्य, चंद्रगुप्त टूज टाइम। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त सेकंड ही वॉज देयर, उस टाइम पे फाइन आया था। ह्यूनसैंग की बात करें, ही केम हेयर ड्यूरिंग हर्षाज टाइम। ठीक, हर्षवर्धन जो है उस टाइम राजा होते थे, तो उस टाइम पे ही आए थे। और दे स्टडीड अ लॉट अबाउट यू कैन से बुद्धिज़्म हेयर। काफ़ी चीज़ें उन्होंने जानी समझी, इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो रहता था, और इन्हीं के अकाउंट से हमें जो है हमारे सोशो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स कुछ एक पता लगते हैं कि उस समय की समाज कैसा था, किस तरीके से काम किया जाता था, वो यहाँ से ही हमें आइडिया लगता है। तो ये एक सवाल है जो बेसिकली आया था, तो हमें मालूम होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है UPSC, दे विल टेस्ट यू कैन से योर एबिलिटी इन डिफरेंट टर्म्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे चलते हैं। देखिए अगली जो खबर है, तो साथ के साथ देखते हुए चलेंगे।
देखो यहाँ पे बात हो रही है, देखो एक बार फिर पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन चलता ही रहता है, तो चाइना के साथ हमारी इक्वेशन कैसे नॉर्मल हो सकती है? तो ये सोचने समझने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना साथ मिलके दे डू लॉट ऑफ थिंग्स और दे क्रिएट ट्रबल फॉर अस, ये दिखता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे इसको देखते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन पेटिशन ऑन सीएजी अपॉइंटमेंट। ओके, तो सीएजी का मेन काम क्या होता है भैया? सरकार को ऑडिट करना एंड कैरीज आउट द ऑडिट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी जो ऑडिटिंग का काम है वो ये देखते हैं, ठीक है। सो ये प्राइम टास्क है। नाउ विद दिस पर्टिकुलर टास्क, ये एक तरीके से हमारी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर करते हैं कि भाई इस देश के अंदर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो प्रॉपर सिस्टम से खर्च किया जा रहा है कि नहीं। ये काम हमने सीएजी को दिया है एंड इट इज़ वन सच इम्पॉर्टेंट, यू कैन से पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है टू मेक श्योर दैट गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल, और इसीलिए इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है इसका, दैट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। कुछ नहीं पता कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट आप कर देते हैं। तो नॉर्मली बस इतना लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट इज़ गोइंग टू अपॉइंट, ओके, प्रेसिडेंट साहब जो है वो अपॉइंट करेंगे, बट हाउ, व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इस पे क्वेश्चन मार्क है, ये क्लैरिटी नहीं आती है। और बेसिकली होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना ही कोई आदमी जो क्लोज होगा उन्हीं को अपॉइंट कर देती है, तो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। नाउ वी एक्सपेक्ट दिस पर्टिकुलर पोजीशन टू बी, यू कैन से ट्रांसपेरेंट, बहुत ईमानदार, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस होनी चाहिए, बिना किसी प्रेशर के होनी चाहिए, बट वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। एंड फॉर दैट रीज़न यू कैन से नाउ पेटिशन हैज़ बिन फाइल्ड कि भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन करो। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें तो अभी एट प्रेजेंट हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट को लेके थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के जो आपके कमिश्नर होते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है और एनपैनलमेंट किया गया है। एनपैनलमेंट का मतलब है एक पैनल होगा वो सिलेक्ट करेगा, तो वो अरेंजमेंट किया गया है। नाउ वी आर डिमांडिंग सेम टाइप ऑफ थिंग। तो ये जो पेटिशन फाइल किया गया है ये कह रहा है कि भाई आप इसके अंदर 3 मेंबर कमेटी बना लो, एक प्रधानमंत्री हो जाएंगे, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन यू कैन से लोकसभा आ जाएंगे, ओके, एंड देन यू कैन से एक आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनको आप ले लीजिए। तो ये कमेटी जो है ये नेम्स को स्क्रूटनाइज करेगी, सिलेक्ट करेगी, और उसके बाद आप सीएजी प्रेसिडेंट से अपॉइंट करवा लेंगे। तो ये सजेशन इन्होंने दिया है यहाँ पे। अब आइडिया इज दिस, देखिए मेंस 2018 का सवाल, इट इज़ अराउंड दिस पर्टिकुलर डिबेट ओनली कि किस तरीके से अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना है, उसी के अराउंड ये किया गया सवाल है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसको देखता है और ये एनपैनलमेंट का आइडिया देता है कि 3 मेंबर कमेटी बन जाए, तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, बढ़िया से जो है ये कमेटी फंक्शन करेगी एंड दिस आइडिया विल बी बेटर। ये आइडिया अच्छा होगा बिकॉज ऑपोजिशन का से होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ द बिग पॉइंट, ठीक। आगे आप देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ें बदल रही हैं। अब देखो ये हुआ क्या है, 124 सालों में सबसे गर्म फरवरी रही है ये इस साल की, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे जो है हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसका इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे तो आएगा ही आएगा, बिकॉज वीट का प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है। वी हैव सीन दिस। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर यू कैन से मार्च वॉज क्वाइट हॉट, बहुत गर्म मार्च था और उसका इम्पैक्ट जो है वीट प्रोडक्टिविटी पे पड़ा था। नाउ सेम थिंग वी आर सीइंग हियर, हम इस साल भी ये चीज़ देख रहे हैं और खासकर जो इम्पैक्ट दिखा है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर है, बिकॉज दिस वीट इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स अ रैबी क्रॉप। ये इस सीज़न के अंदर इस बेल्ट में बोई जाती है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और नॉर्मली जो है इसका जो सोइंग टाइम होता है वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है। फरवरी टू अप्रैल जो है यहाँ पे हार्वेस्टिंग चलती है इसकी यहाँ पे, ओके। लेकिन पिछले साल का जो हम बता रहे हैं, बट कि भाई पिछले साल प्रोक्योरमेंट या बाकी चीज़ें बढ़ी तो हैं, बट वी वर शॉर्ट ऑफ टारगेट, जो हमारा टारगेट था उतना जो है वो नहीं हो पाया। तो ये जो है दिक्कत थी यहाँ पे, ओके, प्रॉब्लम हुई, हमें दिखा कि प्रोडक्टिविटी कम हुई। दूसरा हमने एक चीज़ और समझी है यहाँ पे कि भाई देखो, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री
से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वीट की फसल को नुकसान होगा। तो ग्रोइंग स्टेज के अंदर लेटर जो है ग्रोथ स्टेज जो होती है, टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस। बट लुक एट द फेब्रुवरी, इफ फेब्रुवरी इज हॉट तो कहाँ से ये टेम्परेचर मेंटेन होगा? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाता है वीट, उससे नुकसान क्या होता है, उससे अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है, अर्ली राइपनिंग हो जाती है, और जो दाना है उसके अंदर आप बोल सकते हो कि फिलिंग नहीं हो पाएगी, दाना बड़ा हो ही नहीं पाएगा। तो आपको हल्का दाना मिलेगा, लाइटर ग्रेन मिलेगा, उसके अंदर स्टार्च कंटेंट कम होगा, उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू कंटेंट है वो भी कम होगा, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी। तो वो चीज़ है और उस लिहाज से समझना है। अब देखो, मान लीजिए आपकी वीट जो है वो अच्छी नहीं उग रही है, तो फार्मर क्या करेगा? फार्मर नहीं पढ़ा लिखा इतना ज़्यादा, ठीक है ना, फार्मर वो जो है वो क्या करेगा, वो और फर्टिलाइज़र डालना शुरू कर देगा, वो और इनफेक्ट यू कैन से इंसेक्टिसाइड डालना शुरू कर देगा, फंगिसाइड डालना शुरू कर देगा। दिस इज़ व्हाट फार्मर विल डू, एंड उससे होगा क्या कि नुकसान का जो लेवल है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। So that's why this particular, you can say, climate change and its impact on wheat, it's a very major thing, बहुत बड़ी चीज़ है और हमें बहुत अलार्मिंग के साथ इसको ठीक करना है, ठीक है। So that is something which is being pointed out here, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक। अब आप इस चीज़ को देख लीजिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे तो शशि थरूर ने एक एडिटोरियल लिखा है, उन्होंने कहा कि भाई देखो, यूएस के अंदर यूएस ड्रीम्स सबका सपना हुआ करता था, सब लोग जाते थे, बट नाउ दिस ड्रीम इज़ ओवर, बिल्कुल चीज़ें ओवर हो गई हैं, एंड वी हैव सीन इट हाउ थिंग्स आर टर्निंग अप, ओके, और काफ़ी नुकसान होता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये बता रहे हैं कि 7 लाख के अराउंड हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, तो दिस नंबर इटसेल्फ इज़ ह्यूज, ठीक। तो अगर ये सब के सब डिपोर्ट हो गए तो ये हमारे ऊपर बर्डन होने वाला है, तो इतना आसान नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो 7 लाख 7.25 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स हैं, अगर ये वापस इंडिया आ जाते हैं तो ये गवर्नमेंट को डील करना पड़ेगा, और जिस तरीके से इनको भेजा जा रहा है दैट इटसेल्फ इज़, यू कैन से, हिटिंग आवर रेपुटेशन, तो हमें काफ़ी नुकसान है उस चीज़ का, एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ हाईलाइटिंग। तो ये चीज़ एक तरीके से बता रहे हैं ये, ओके। देन मूविंग नेक्स्ट, तालिबान के साथ हमारा क्या इक्वेशन होना चाहिए? तो देखो, एक चीज़ इन्होंने हाईलाइट की है, तो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया इज़ गेटिंग क्लोजर टू तालिबान। मैं उसको बोलूँगा इंडिया इज़ गेटिंग रियलिस्ट, ठीक। रियलिज्म ये कहता है कि हूसएवर इज़ इन पावर एंगेज विद देम, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट सिनेरियो देखो, देर आर नो चांसेस दैट देर इज़ दिस अफगान गवर्नमेंट, जो पुराने वाले यू कैन से ओल्ड अफगान प्लेयर्स थे, देर इज़ नो चांस दैट दोज ओल्ड अफगान प्लेयर्स दे विल बी बैक, कोई चांस उनका नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये रियलिटी है। तालिबान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तालिबान हैज़, यू कैन से, सपोर्ट देयर, बिल्कुल सपोर्ट भी है, किसकी है? पाकिस्तान की सपोर्ट मिलती है, ठीक है, वी नो दैट, एंड चाइनीज़ दे आर ऑल्सो नाउ सपोर्टिंग। तो ये एक तरीके से, इस तरीके से चाइना अपना तालिबान काम करता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। अब देखो, बात ऐसी आ रही है कि इंडिया शुड एक्सेप्ट हाई लेवल, यू कैन से, ऑफिशियल्स फ्रॉम तालिबान और नॉट, बिकॉज ऑलरेडी हम उनके साथ मीटिंग तो कर चुके हैं, ये मीटिंग हमारी हुई है, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं विक्रम मिस्त्री साहब, वो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले भी थे, ठीक है, ऐसा हुआ है, एंड देयर वर टॉक्स टू रिवाइव डिप्लोमेटिक इक्वेशन। अब सवाल है कि भाई क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिकॉज इफ़ यू आर रिवाइविंग डिप्लोमेटिक इक्वेशन, इसका मतलब ये है, ये हिंट क्या देगा? ये हिंट देगा दैट इंडिया इज़ रिकॉग्नाइजिंग तालिबान गवर्नमेंट, कि हम अपने पुराने अफगान गवर्नमेंट के सपने से हट गए हैं और हम तालिबान को वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट इट विल बी हाईलाइटिंग टू। देखो, एक और मैं आपको बता दूं, पास्ट में IC-814 का इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस का जो है ये प्लेन था जिसको हाईजैक करके वहाँ ले जाया गया था, और बात ऐसी थी, तालिबान वॉज रूलिंग अफगानिस्तान एट दैट टाइम, एंड दे डिडेंट अलाउ इंडियन गवर्नमेंट टू कैरी आउट एक्शन। तो उन्होंने हमें एक्शन नहीं करने दिया। उन्होंने क्या रीज़न बताया? उन्होंने कहा कि आप हमारे को रिकॉग्नाइज तो करते नहीं हैं, तो अगर आप हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हाउ कैन आर तालिबान गवर्नमेंट अलाउ यू टू कैरी आउट, यू कैन से, मिलिट्री एक्शन ऑन अफगान सोयल। ये मुद्दा जो है पिछली बार तालिबानियों ने उठाया था, ठीक है। सो दे वर क्वाइट वैलिड इन देयर पॉइंट, बिल्कुल सही कह रहे थे वो। अब
थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। देखो हम तो रियलिज्म से चल रहे हैं, जैसे जो है जो पावर में है उसके साथ आपको एंगेज करना है। अफगानिस्तान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम ऑलरेडी यहाँ पे छाबहार पोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। वी हैव फैसिलिटेटेड हाईवे कनेक्टिविटी, बिल्कुल हमने कनेक्टिविटी अफगानिस्तान तक तो कर ली है। 2.5-3 बिलियन डॉलर का आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जो हमने किया है, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट, वी वांट टू एक्सप्लोर सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी एज वेल। सो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं, एंड वी डोंट वांट पाकिस्तान टू गेन अपर हैंड। ये भी हमारे दिमाग में होगा, ठीक, कि भी किसी भी हालात में पाकिस्तान को अपर हैंड नहीं होना चाहिए। एंड सेम गोज टू चाइना एज वेल, बिकॉज अगर आप नहीं एंगेज कर रहे हो उनके साथ, तो चाइनीज ने तो बहुत बढ़िया बिजनेस किया है वहाँ पे। चाइना इज ऑलरेडी गेटिंग, यू कैन से, कॉपर, वो कॉपर वगैरह वहाँ से निकाल रहे हैं, बाकी मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो हम कहीं पीछे ना रह जाएं। ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है ना। हाँ, हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बट सम हाउ यू हैव टू बी रियलिस्ट। आपको रियलिस्ट होना चाहिए, और बदलते समय के साथ आपको चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्या चल रही है? प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। वुमेन के ट्रीटमेंट को लेके मेजर मुद्दा है। 1.4 मिलियन स्कूल एज गर्ल्स, दे वर डिनाइड एजुकेशन। वुमेन वर फॉरबिडन फ्रॉम मोस्ट जॉब्स एंड बैंड फ्रॉम, यू कैन से, ब्यूटी पार्लर्स और नेशनल पार्क्स। अब उनको जाना अलाउड नहीं है। तो एक तरीके से जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब नाउ दिस जेंटलमैन इज मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट कि भी इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट दिस, और इंडिया जो है इन ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने वाले लोगों के साथ अपनी इक्वेशन बेटर ना करे। तो ये इनका एक सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड ये एडिटोरियल लिखा गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो हमें तो रियलिस्ट होना है। आप चाइना जो है, अगर आप नहीं करोगे बेटर इक्वेशन, तो चाइना को फ़ायदा होगा। वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे, ओके। सो दैट इज़ आर टेक, ये बिल्कुल हमारा टेक है, एंड वी आर राइट विद दैट। तो हमें इक्वेशन जो है बेटर करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। एंड नाउ द टॉपिक दैट वी विल बी डूइंग इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और इसकी ज़रूरत भी है हमारे सिस्टम में। तो काफ़ी मुद्दा यहाँ पे उठाया गया है, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज़, इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनको अपॉइंट करने के लिए देर इज़ अ कमेटी। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्लस देर इज़ अदर मिनिस्टर दैट इज़ अपॉइंटेड, जो प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं कि कौन मिनिस्टर होंगे, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इज़ देयर, ठीक है। तो ये कमेटी आपकी एग्जिस्ट करती है, जो कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम जो है सजेस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट ऑब्वियस। लेकिन ये पूरी कहानी है इसके पीछे की। अब देखो इसके अंदर मेजर मुद्दा क्या चला, अभी काफ़ी लोगों ने मुद्दा उठाया इलेक्टोरल रोल्स के मैनिपुलेशन को लेके, और इन्होंने कहा भी जो हमारे यहाँ पे जो कार्ड हैं, वोटर कार्ड, वो काफ़ी डुप्लीकेट हैं, लोग दो दो जगहों पे वोट कर रहे हैं, दो दो कार्ड रखते हैं, तो उससे जो है ये तो चीज़ ठीक नहीं है। अब लीगल प्रोविजंस की बात करेंगे। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देता है कि आप इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करेंगे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, ठीक। We do have two more laws, Representation of People Act 1950 and Registration of Elector Rules 1960, जिस पर्टिकुलर लीगल प्रोविजन के अंडर ये सब कुछ किया जाता है। अब रिफॉर्म्स की अगर आप बात करते हो तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन ब्रॉट इन। ईवीएम मशीन्स का लेके आना एक बड़ा रिफॉर्म था, और उसके साथ हम क्या लेके आए हैं, वीवीपैट। तो वीवीपैट जो है वो एक तरीके से पेपर ट्रेल देता है कि आपका वोट जिस पार्टी को आप देना चाहते हो उसी को डला है ना, तो वो वीवीपैट के थ्रू हमें पता लगता है। तो ये भी एक बड़ा रिफॉर्म था ट्रांसपेरेंट बनाने का, कि हमारा वोट सेम उसी पार्टी को गया है जिसको हम देना चाहते हैं, और ये वेरिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक। अब यहाँ पे मुद्दे क्या बन रहे हैं कि भाई ये जो वीवीपैट वाला सिस्टम है, ये 100% जगहों पे इसको नहीं लगाया गया है, बट हम चाहते हैं कि 100% इसको लगाया जाए, 100% मैचिंग की जाए, ठीक, ये रिक्वेस्ट है। अभी क्या है कि ओनली 5 मशीन्स पर असेंबली सेगमेंट्स सिर्फ वेरीफाई होती हैं, 5 मशीनें तो कुछ नहीं होती। अब आप चाहते हो कि सारी की सारी मशीन्स को वेरीफाई करके उसके बाद आप रिजल्ट डिक्लेयर करो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी ना, रिजल्ट बहुत बाद में आएगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन विल बी डिलेड, ओके। ये बड़ा मुद्दा होगा अगर आप वीवीपैट को वेरीफाई करने बैठ जाओगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ठीक है 5% करो, आप 5% करो, ऐसा। अब मैनिपुलेशन के एलिगेशन लगाए गए हैं कि भी बोगस वोटर्स हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में, ओके, और डुप्लीकेशन का मेजर मुद्दा है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है।
कैंपेन प्रोसेस की बात करें तो स्टार कैंपेनर्स यूजिंग इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, अपीलिंग टू कास्ट सेंटिमेंट्स, वो सब तो चलता है बट उसको रोकना भी ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंक्रीज हुआ है, तो 46% ऑफ इलेक्टेड एमपीज दे हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, तो इट्स अ वेरी बिग नंबर, और इसी वजह से जो है ये गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। अब इसको कैसे ठीक करेंगे उसको लेके बात की गई है। तो पहली चीज़, ये जो वीवीपैट और ईवीएम मशीन है हमारे यहाँ पे, तो इसका साइंटिफिक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक। फिर ये कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस टोटलाइजर मशीन फॉर वोट एग्रीगेशन, कि साथ के साथ जो है वो वोट जो है आप काउंट भी करते रहें, ठीक। देन सेकेंड एंड थर्ड प्लेस कैंडिडेट्स दे शुड रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम्स फॉर एनी सस्पेक्टेड टेम्परिंग, तो बिल्कुल उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो ईवीएम वगैरह चेक करवाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक सजेशन तो ये बोला ही जा रहा है कि भी आधार कार्ड को आप लिंक कीजिए, सो इसके साथ आप आधार लिंक कीजिए वोटर आईडी के साथ, ताकि जो भी बोगस या डुप्लीकेट आपके वोटर्स हैं उनको हटाया जा सके। 2-2, 3-3 वोटर आईडी अगर किसी ने रखे हुए हैं उनके अगेंस्ट एक्शन किया जा सके। सो इट्स अ क्वाइट वैलिड थिंग, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ऐसा किया जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ हाईलाइटेड। एंड देन कैंपेन प्रोसेस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सो ऑथराइज इलेक्शन कमीशन टू रिवोक स्टार कैंपेनर स्टेटस अगर वो किसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइन को वायलेट करते हैं, अगर कोई जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं तब भी उनको जो है स्टार कैंपेनर के इक्वेशन से हटा देना चाहिए। सो ये सारे रिफॉर्म्स हैं जो यहाँ पे सजेस्टेड हैं, ठीक है। अब देखिए अखबार को देखते हैं, इंटरनेशनल पेज ही बचा है, वहाँ पे चलते हैं, तो कुछ छूट ना गया हो। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वही हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो कुछ नया एज सच नहीं हुआ, ठीक। पुतिन एंड ट्रम्प दे विल हैव देयर यू कैन से टॉक्स ऑन एंडिंग द यूक्रेन वॉर, कैसे होगा क्या होगा उस चीज़ को देखा जाएगा, व्हाट विल बी द टर्म्स एंड कंडीशंस वो समझी जाएंगी। यूएस इज़ अटैकिंग हुदीज, ये वार्निंग अटैक्स हैं कि सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हुदीज़ की बात करें ना, दे आर शिया ग्रुप्स, ओके, और ये जो है जायदी शिया बोला जाता है इनको, जायदिज़म फॉलो करते हैं ये, ठीक है। तो ये वो लोग हैं हु वांट्स descendants or you can say family members of Prophet Muhammad to be the political leaders, कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही पॉलिटिकल लीडर्स बने, ठीक है। तो ये हूदीज़ जो हैं, हूदीज़ की ऐसा जो है इनका सिस्टम रहता है। तो ये सेक्टेरियन वॉर भी आप देख सकते हो, वो मुद्दा भी चल रहा है, एंड दिस इज़ द बिग टाइम। अच्छा, एक और नई डेवलपमेंट है, दैट इज़ बांग्लादेश यू कैन से केयर टेकर प्रेजिडेंट बोलो, ही इज़ यू कैन से गोइंग टू विजिट चाइना, एंड चाइना के साथ इक्वेशन जो है बांग्लादेश की पहले से ही बेटर है, एंड चाइना इज़ द लीडिंग ट्रेड पार्टनर विद बांग्लादेश, तो ये हमें पता है। सो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए हमें ट्रैक करनी है कि हाउ थिंग्स विल टर्न अप हियर। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।